नमस्कार दोस्तों, सरफास सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं। और इस क्लास में जो है बिहार बीएड एंट्रेंस में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी हम सेट किए हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन में आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, शिक्षक के शिक्षण कौशल। तो देखिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो शिक्षक के शिक्षण कौशल पर। क्योंकि विद्यालय में आप कितनों भी आधारभूत सुविधाएं दे दीजिए या वित्तीय प्रावधान कर दीजिए, चाहे किसी विद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन रहेगा, उससे जो है विद्यालय का शिक्षण कौशल या शिक्षण व्यवस्था सही नहीं होगा जब तक कि शिक्षक का शिक्षण कौशल सही नहीं रहेगा। तो सबसे जरूरी है कि विद्यालय शिक्षा को आप आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक का शिक्षण कौशल सही होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देना, छात्रों को सामाजिक शिक्षा देना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो व्यवहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ व्यवसाय के लिए आपको तैयार किया जाए या आपको सामाजिक शिक्षा दिया जाए, या शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, यह मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन होना चाहिए अलग हटके, आपका जो है समाज में प्रतिष्ठा बने। क्योंकि देखिए माता पिता जो अपने बच्चों को दैनिक दक्षता में विकास के लिए कहाँ भेजते हैं, तो विद्यालय में भेजते हैं। तो इसीलिए जो है व्यवहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार कहाँ किया जाता है, तो विद्यालय में किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में सीखना, पढ़ना, सिखाने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो सीखना होता है। और यह हम पिछले कई क्लास में भी बता चुके हैं। आपको बताएं कि व्यक्ति जो है जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। अब चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए सीखने वाला, तो आपको बता दें कि नहीं सिखाने वाला है ना। तो आपको बता दें कि अधिगमकर्ता का अर्थ क्या होता है, तो सिखाने वाला होता है। यानी आप जिससे सीखते हैं तो वो क्या हो गया, अधिगमकर्ता हो गया, यानी सिखाने वाला होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियम से उदाहरण की ओर कौन शिक्षण विधि है। तो ऑप्शन में आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, डाल्टन विधि। तो देखिए नियम से जो है उदाहरण की ओर कौन शिक्षण विधि होता है, तो निगमन विधि होता है। क्योंकि निगमन विधि में पहले नियम उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए आगमन विधि में जो है पहले उदाहरण और बाद में नियम बताया जाता है। और देखिए प्रदर्शन विधि के द्वारा जो है बच्चों ज़्यादा सीखता है, यानी शिक्षण कौशल में। क्योंकि देखिए प्रदर्शन विधि में क्या होता है ना कि आगमन विधि, निगमन विधि सभी लगा लीजिए, उसके बाद में किया जाता है प्रदर्शन। यानी आप थ्योरी और मान लीजिए उदाहरण दे दीजिए, उसके बाद मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप बुक भी पढ़ा दिए, चाहे उसका मान लीजिए आप एग्जाम्पल समझा दिए उदाहरण देके, ठीक है। मगर वहीं जब आप किसी ग्लोब लेके आप मान लीजिए पृथ्वी के मानचित्र को, पृथ्वी में कहाँ नदी है, कहाँ पठार है, या कहाँ जो है मैदानी क्षेत्र है, यह आप अगर ग्लोब से समझाते हैं तो वो क्या हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया। और प्रदर्शन विधि के द्वारा जो है बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए डाल्टन विधि में क्या होता है, तो डाल्टन विधि में जो होता है कक्षा कक्ष के जो है शिक्षण दोषों को दूर किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा का विचार किसने दिया था। तो ऑप्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए बेसिक शिक्षा का विचार किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। आपको बता दें कि वर्धा आयोग जो है किससे संबंधित था, तो बेसिक शिक्षा से संबंधित था। और वर्धा आयोग का जो है गठन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन में शैक्षणिक योग्यता बढ़ता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, रोजगार का अवसर सृजन होता है, और इनमें से सभी। तो देखिए शिक्षा से जो है व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होता है, तो इनमें से सभी होता है। अब देखिए इनका जो है शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ता है, और जो है व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व का भी विकास होता है, या बालक हो या बालिका हो। उसके बाद देखिए शिक्षा से जो है
रोजगार का भी अवसर सृजन होता है। मगर ऊपर में क्या था कि देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपके कुछ व्यवहार में परिवर्तन हो, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ से 7 से लेकर 15 तक जो है पूरा बिहार बीएड एंट्रेंस 2019 में पूछा गया सभी प्रश्न है। तो देखिए कितना आसानी से बनता है और इसका कोई थ्योरी और नियम नहीं, सिर्फ आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है इस प्रश्न को बनाने में, आप खुद से बनाएंगे। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन में शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षार्थियों को व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, अधिगम को आसान बनाना। तो देखिए कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। शिक्षार्थियों मतलब होगा कि जो कक्षा में छात्र छात्राएं होता है या बालक बालिकाएं होता है उनमें जो है आत्मविश्वास बढ़ाना। या मान लीजिए कोई बालक खेलना चाहता है या खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो उसका काम क्या है, तो देखिए वो तो मान लीजिए अपना रुचि दिखाता है, मगर टीचर का काम क्या है या शिक्षक का काम है विद्यालय में कि उसके जो है उसके प्रति आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। या कोई विद्यार्थी इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके रुचि को समझते हुए शिक्षक का कार्य है कि उसका जो है उसमें आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। तो देखिए कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन में शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंध को बढ़ाना, और सी में है कि अध्यापन में तकनीकों के साथ प्रयोग करना, और डी में क्या है कि प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। तो देखिए अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो देखिए अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है कि अध्यापन में जो है तकनीकों के साथ प्रयोग करना। यहाँ तकनीक का मतलब ये हो गया शिक्षण विद्या। मान लीजिए आप शिक्षक बनेंगे तो कब जो है विद्यालय में डाल्टन विधि का प्रयोग करना है, कब आगमन विधि का प्रयोग करना है, कब निगमन विधि का प्रयोग करना है, कब जो है प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना है, या आपके शिक्षण कौशल के जो है आपका कितना तैयार है या आप इसमें कितना निपुण है उस पर निर्भर करता है। तो अध्यापक जो है शिक्षण कौशल में तकनीक का अगर प्रयोग करते हैं तो यह सबसे उनका मुख्य उत्तरदायित्व होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। तो ऑप्शन में सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो देखिए निम्न में कौन शैक्षिक अवसरों की समानता यानी शैक्षिक यानी शिक्षा के अवसरों की समानता के विरुद्ध है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब हो गया, क्वेश्चन का है कि मतलब सभी के लिए समान रूप से शिक्षा नहीं मिलने वाला कौन जगह है। तो इसमें ऑप्शन में सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आश्रम विद्यालय, क्योंकि देखिए आश्रम विद्यालय में जो है सभी को नहीं जाने दिया जाता है या सभी को शिक्षा नहीं दिया जाता है, क्योंकि आश्रम विद्यालय में जो है किसी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म को ही शिक्षा दिया जाता है। या फिर उस समय के गुरुकुल लीजिए, गुरुकुल में भी यही होता है, ठीक ना, कि विशेष जाति धर्म के बच्चों को ही शिक्षा दिया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को डॉट डॉट सहायता करता है, यानी यहाँ खाली स्थान को भरना है। तो ऑप्शन में संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध करने में, सुसंस्कृत बनाने में। तो देखिए यह क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग से यह क्वेश्चन बनना भी चाहिए। तो देखिए विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो विद्यार्थियों को सुसंस्कृत बनाने में सहायता करता है, क्योंकि देखिए सुसंस्कृत बनाने का मतलब ये हो गया कि इसमें यह भी शामिल हो जाएगा, यानी जो है संस्कृति में घुलना मिलना भी हो जाएगा, या देखिए किसी संस्कृति का विरोध नहीं करेगा, ठीक है, सबको समान रूप से इज्जत करेगा। तो यह होता है सुसंस्कृत बनना, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन में सफलता को मापने में, प्रवीणता मापने में, क्षमता मापने में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिरुचि परीक्षण जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रवीणता मापने में प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि प्रवीणता का अर्थ होता है जो कुशल, ठीक ना, यानी जो कुशल। अब बात करें कि किसी बच्चा या किसी जो है छात्र छात्राएं को वो कितना कुशल है उसको जांचने के लिए जो है अभिरुचि परीक्षण किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का कार्य है। तो ऑप्शन में विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, और विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना, ठीक है। तो देखिए एक शिक्षक का कार्य क्या है, तो एक शिक्षक का कार्य है कि
कि विद्यार्थियों को जो है उसके अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, यानी जो है कक्षा कक्ष में आपको मान लीजिए कैसा माहौल बनाना है या विद्यार्थी उस समय क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। जब आप बीएड करेंगे, जब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा किसी हाई स्कूल चाहे मिडिल विद्यालय में, ठीक है, तो वहाँ जो है उससे जाने से पहले आपके बीएड कॉलेज के प्रोफेसर आपको ट्रेनिंग देंगे 2 दिन कि वहाँ जो है कैसे पढ़ाना है, बच्चों के मनोदशा को देखते हुए वहाँ शिक्षण कौशल प्रदान करना है। तो यह होता है कि आप जो है अगर शिक्षक है तो आपका कार्य है कि अध्ययन के अनुकूल जो है कक्षा कक्ष में वातावरण बनाइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक को अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए। तो ऑप्शन में उच्च स्वर शैली में, धीमी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, सामान्य आवाज़ में। तो देखिए कक्षा कक्ष में जो है शिक्षक को अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए, तो सामान्य आवाज़ में रखनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कक्षा कक्ष में शिक्षक ज़्यादा आवाज़ में बोलता है या खरूसपन करता है तो फिर बच्चा जो उसका वैल्यू देना छोड़ देते हैं, वह एक प्रभावशाली शिक्षक नहीं बन पाता या फिर उसका प्रभाव जो है बच्चों पे नहीं बन पाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि, तो ऑप्शन में है विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, अध्यापक अच्छी पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है, शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करना। तो देखिए एक अध्यापक अधिक प्रभावी तभी होगा जब जो वो है शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यानी यहाँ जो है प्रभावी का मतलब क्या हो गया कि प्रभावशाली, ठीक है। मगर हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके बिहार बीएड एंट्रेंस 2019 में पूछा गया है तो हम तो वैसे ही लाएंगे, क्योंकि देखिए हम सभी ऑप्शन को डिस्कशन तभी करते हैं जब मेरा क्वेश्चन आता है। यह जो है आपको बिहार बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है और ऑप्शन भी उसी का है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको बता दे कि देखिए शिक्षार्थियों को जो है पढ़ाई में अगर कोई शिक्षक निपुणता बनाने में सहायता प्रदान करता है तो जो है बच्चों के नज़र में वो शिक्षक ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक ना। तो आगे आप भी शिक्षक बनेंगे तो ऐसा ही शिक्षण पद्धति अपनाइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष के कोने का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए। तो ऑप्शन में दंड सामग्री के लिए, विद्यालय रजिस्टर के लिए, अध्ययन सामग्री के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कक्षा कक्ष के कोने का प्रयोग जो है अध्ययन सामग्री के लिए करना चाहिए। आपको बता दें कि कक्षा कक्ष का आकार कैसा होना चाहिए, तो बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस अवस्था में जो है बच्चे अपने समवयस्क के साथ रहना पसंद करते हैं, तो किशोरावस्था में। यहाँ देखिए समवयस्क यानी जब ये वयस्क आ गया तो बालक किस अवस्था में वयस्क होने लगता है, तो जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो आप वैसे भी अपने तर्क से भी जो है यह उत्तर दे सकते थे, ठीक ना। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए शिशुअवस्था का काल जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, बाल्यावस्था का काल 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है और किशोरावस्था का काल जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मेरा नंबर है 7050387142 और हम आप लोग को अंतिम समय के लिए ये नोट्स बनाए हैं। आप मात्र 15 से 18 घंटा मेरा नोट्स पढ़ के जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आप इस नंबर पे जो है 99 रुपया पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स लीजिए और आप जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एक सीट रिजर्व कर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कितनी प्रकार की भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो देखिए विद्यालय में जो है 3 तरीकों से शिक्षा दी जाती है, यानी 3 भाषाओं में। कौन कौन, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में कौन मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन में प्रधानाध्यापक, सफाई कर्मी, छात्र और छात्राएं, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में जो है इनमें से कौन मानवीय संसाधन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि विद्यालय में जितने भी सजीव प्राणी है, चाहे प्रधानाध्यापक हो, सफाई कर्मी हो, छात्र छात्राएं हो, यह सभी जो है मानवीय संसाधन है। और उसके बाद जितने भी निर्जीव वस्तुएं, चाहे आपको विद्यालय भवन हो गया, विद्यालय का बाउंड्री हो गया, खेल का मैदान हो गया, श्यामपट हो गया, कुर्सी हो गया, रजिस्टर हो गया, यह सभी आपको भौतिक संसाधन है विद्यालय में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय की
स्थिति कैसी है? तो ऑप्शन में अति उत्तम, सामान्य, दयनीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरकारी विद्यालय में जो पुस्तकालय की स्थिति कैसी है? तो दयनीय है। आपको बता दें कि आप अपने बिहार में ही सरकारी विद्यालय में देख लीजिएगा कि क्या वो सरकारी विद्यालय में जो पुस्तकालय है, हम आज तक जो सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय देखे ही नहीं है, ठीक ना। और आपको बता दें कि जो है पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के शरीर में हृदय नहीं रहेगा, हार्ट नहीं रहेगा, तो वो कैसे जी पाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमारे सरकारी विद्यालय में या बिहार के सरकारी स्कूल में जो है आपको पुस्तकालय ही नहीं है, यानी उसका हृदय ही नहीं है, इसीलिए वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का आत्मा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका हम हिंट दे देते हैं। तो पहला ले लीजिए विद्यालय का आत्मा जो शिक्षक को कहा जाता है, और दूसरा जो है आप ले लीजिए पुस्तकालय को, ठीक ना। तो इसी में से एक सही उत्तर है, और हम आपको कई बार बता भी चुके हैं। तो चलिए, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।